देखिए हम बात करते हैं रोटेशन की। किसकी बात करते हैं? रोटेशन की, राइट। देखिए रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे क्वेश्चन जेईई में कई बार पूछे गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन, तो रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर समझ आ गया। हम बात कर रहे हैं रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रोटेशन। रोटेशन का मतलब समझते ही हैं, हिंदी में इंग्लिश में आप समझ ही जाते हैं। तो सम्मिश्र संख्या का रोटेशन कैसे करेंगे, राइट। तो उसको समझने के लिए देखिए आप आराम से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं, है ना, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ठीक है। दिस इज Z1, दिस इज Z2, ठीक है। मान लेते हैं इसने एंगल कितना बनाया? अल्फा। इसने एंगल कितना बनाया? बीटा। क्लियर है, ठीक है। तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसने अल्फा एंगल बनाया, और उसका अगर मॉड अगर मैं R1 मान लेता हूँ, सपोज क्या मान लेता हूँ? R1। तो Z1 बराबर किसके होगा? R1 e की पावर आइटा अल्फा के, ठीक है। अच्छा, Z2 का मॉड अगर मैं R2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो Z2 बराबर क्या होगा भाई? R2 और e की पावर आइटा बीटा के। ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। कैसे? आपको दिख ही रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको कि अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको बताया दिया R1 माना है। अगर इसका मैग्नीट्यूड मैंने R1 माना है और कितने एंगल से रोटेट हुआ? अल्फा एंगल से, तो ये हो गया Z1 बराबर दिस, ठीक है। अच्छा, जो Z2 वाला है वो कितने एंगल से रोटेट हुआ? बीटा से, तो Z2 हो गया ये, ठीक। अब इसको दो तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप डायरेक्ट देखिए, जैसा आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। या फिर आप एक काम कर सकते थे, दूसरा तरीका देख सकते हैं। देखिए कैसे, Z2 बराबर है R2, है कि नहीं? e की पावर आइटा। क्लियर? सोच के जवाब देना आप लोग, ठीक। अगर मैं इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लूँ, समझ में आ गया? इन दोनों के बीच का एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ। सोच के जवाब देना आप लोग क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये अल्फा एंगल पर था, ये वाला कॉम्प्लेक्स एंगल बीटा एंगल पर था, ये एंगल कितना है? थीटा है। क्लियर? तो Z1 आपके पास आ गया Z2 बराबर R2 e की पावर आइटा। इस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? बीटा की जगह क्या लिखेंगे? ये बीटा एंगल किसके बराबर है? तो बीटा एंगल जो है वो थीटा प्लस अल्फा के बराबर है, ठीक है। ये बीटा एंगल किसके बराबर है? थीटा प्लस अल्फा के बराबर है। तो बीटा एंगल को मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा। क्लियर? ये आ गया। तो Z2 बराबर आ गया R2 e की पावर आइटा थीटा और e की पावर आइटा अल्फा। ये Z2 के बराबर आ गया। आ गया। अब आप एक छोटी सी बात का वापस जवाब दो। क्लियर है? क्या जवाब देना आपको? आप बताओ। ये आ गया अपने पास, है ना। यहाँ से गौर से देखना, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसको R1 से मल्टीप्लाई किया और R1 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? कर लिया, ठीक। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा मुझे बहुत सारे फ़ायदे नज़र आ रहे हैं। ये क्या बन गया? मॉड Z2। ये क्या बन गया? मॉड Z1। ये चीज़ चिल्ला चिल्ला के क्या करी है? Z1, ठीक है। और साथ में क्या आ रहा है? e की पावर आइटा थीटा। तो यहाँ से Z2 अपॉन Z1 बराबर आ गया मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 e की पावर आइटा थीटा, ठीक है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ध्यान रखिएगा, थीटा जो है हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। थीटा किस में लिया हमने? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो थीटा आपको नेगेटिव लेना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थीटा हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है, ठीक। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो थीटा आपको पॉजिटिव लेना है, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो थीटा आपको नेगेटिव लेना है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि थीटा आपको क्या लेना है, राइट है। चलिए, तो ये हो गया Z2 अपॉन Z1 इक्वल्स टू मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 e की पावर आइटा थीटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैं आपको सही बताऊं कैसे इसको फील करेंगे। इसको अगर आपको फील करना है तो दोबारा देखिए, पिक्चर में बनाता हूँ। ये Z1 है, बिल्कुल ठीक है। ये Z2 है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको रोटेट किया कितने एंगल से? थीटा से। तो आप क्या करेंगे? फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन के बाद फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, Z2 माइनस 0, ठीक है, ठीक। ध्यान रखना, रोटेशन के बाद फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ गया? जब आप रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद जहां पहुंचेंगे वो फाइनल है। तो फाइनल अपॉन इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल का मॉड इनिशियल का मॉड, और कितने एंगल से रोटेट किया वो आप देख लीजिए। कितने से रोटेट किया? थीटा से, तो थीटा। समझ में आ गया? तो ये है अपने पास रोटेशन थ्योरम। दिस इज नोन एज रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किस तरह से अपन रोटेट करते हैं, ठीक है। जब रोटेट करेंगे तो ये फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल का मॉड इनिशियल का मॉड, और कितने एंगल से रोटेट किया वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ये है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इसको किसी और पॉइंट के लिए करना चाहते हैं, अगर हम इसका केस नंबर सेकंड देखें, अगर मान लेते हैं सिचुएशन ये होती, सपोज लेट सपोज दिस इज सिचुएशन, ये Z1 है, ठीक है, ये Z2 है, एंड दिस इज अ Z3, ठीक है। आपने रोटेट कर दिया एंगल किसी अल्फा 1 मान लीजिए, मान लिया। चलो, अब मैं आपसे रोटेशन के बाद पूछना चाहता हूँ क्या होगा, ठीक। देखिए, आपने रोटेट कितने एंगल से किया? अल्फा 1 एंगल से रोटेट किया। जब आपने अल्फा 1 एंगल से रोटेट किया भैया, तो ये तो हो गया फाइनल।
और ये हो गया इनिशियल। तो फाइनल कैसे लिखेंगे, Z3 माइनस Z1, ठीक है। फाइनल कैसे लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे Z3 माइनस Z1। इनिशियल कैसे लिखेंगे, Z2 माइनस Z1 इक्वल्स टू फाइनल का मॉड, इनिशियल का मॉड, और कितने एंगल से रोटेट किया, अल्फा 1 से। समझ आ गया। तो दिस इज द वे, ये एक तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन लगाने का, है ना। बहुत ज़्यादा मारामारी नहीं है, सिंपल है, आराम से आप कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन लगा सकते हैं, राइट, ठीक। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं यहाँ पर ही लगे हाथ, क्या क्लियर कर दूं कि अगर हमने रोटेशन जो है, जैसे मान लेते हैं इसी सिचुएशन को अगर मैं थोड़ा और फील कराता आपको, है ना, ये मेरे पास Z3 है और ये मेरे पास Z2 है, ठीक है, ये मेरे पास Z1 है। मान लेते हैं एंगल मैंने रोटेट करा दिया β1 से, ठीक। अब फाइनल कौन है, ठीक है, आपने क्लॉकवाइज रोटेशन कराया, क्लॉकवाइज रोटेशन करने के बाद जहाँ पहुँचोगे वो फाइनल है। तो फाइनल कौन है, फाइनल है Z2 माइनस Z1। फाइनल कौन है इस बार, Z2 माइनस Z1, ठीक है। इनिशियल कौन है, Z3 माइनस Z1, फाइनल का मॉड, ठीक है, इनिशियल का मॉड, ठीक है। कितने एंगल से रोटेट किया आपने, β1 से, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो e की पावर माइनस आइटा β1, ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर, आपको लफड़ा नहीं है, किसी भी तरह का कोई लफड़ा था भी नहीं, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। सिंपल सा रोटेशन है कि आप जब रोटेट करने के बाद जहाँ जाएंगे वो फाइनल है ना, और रोटेट करने से पहले वाला जो है वो इनिशियल होगा। तो फाइनल अपॉन इनिशियल इक्वल टू फाइनल का मॉड अपॉन इनिशियल का मॉड, और कितने एंगल से रोटेट किया वो आपको आ जाएगा। और यहाँ रखना रोटेशन के अंदर, वापस बोल रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखें कि आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो एंगल आपको नेगेटिव में लेना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आपको एंगल हमेशा पॉजिटिव में लेना है। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान रखिए रोटेशन में, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है रोटेशन में। इसके बाद आप सिंपल कोई भी क्वेश्चन लीजिए, रोटेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, राइट। चलिए कुछ हम बेसिक प्रॉब्लम लेंगे, एक एक करके हम इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स, रिमार्क्स जो भी आप समझें, है ना, तो कुछ छोटे छोटे नोट्स हम डालना चालू करते हैं। देखिए पहला आता है सेंट्रॉइड, ठीक है। कैसे, देखिए मान लेते हैं मेरे पास एक ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का ये जो वर्टेक्स है वो Z1 है, क्लियर। ये जो वर्टेक्स है मेरे पास Z2 है, ये वर्टेक्स जो है मेरे पास Z3 है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कभी भी आप किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स आपको पता है और Z0 उसका सेंट्रॉइड है, Z0 क्या है बेटा, उसका सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो जैसा अपन 2D में करते थे सेम फंडा हम लगा लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक क्वांटिटी तो है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जैसे मैंने आज लिखा 1 + 3 आइटा, तो 1 + 3 आइटा क्या है, 1, 3 क्वांटिटी तो है। तो जब हमको पॉइंट्स पता है तीनों, तो सेंट्रॉइड निकालना हमें आता था। कैसे निकालते थे सेंट्रॉइड हम, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो Z0 क्या आ जाएगा बेटा, तो Z0 आ जाएगा सिंपल Z1 + Z2 + Z3/3, सिंपल उसी तरीके से जैसे 2D में आता था, राइट। अच्छा, अगर हम इन सेंटर की बात करें, किसकी बात करें, इन सेंटर, ओके। इन सेंटर को हम अंत केंद्र बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड को हम केंद्रक बोलते हैं, ठीक। अंत केंद्र क्या होता था, अंत केंद्र का आप याद करें, ठीक है, अंत केंद्र का आप याद करें तो जैसे हम ए के सामने वाली भुजा को ए बोलते थे, बी के सामने वाली भुजा को बी बोलते थे, और सी के सामने वाली भुजा को हम सी बोलते थे। तो अंत केंद्र क्या होता था, a × x1 + b × x2 + c × x3, यही होता था ना, a × x1 + b × x2 + c × x3, यही होता था, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, यही फंडा होता था। तो यहाँ पर भी इन सेंटर की अगर हम बात करें तो इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर होगा बेटा a × z1, ए कौन है भाई, ए ये दूरी है, ये दूरी कौन सी है, मॉड Z2 - Z3 × Z1, ठीक है, प्लस b × x2, है ना, b × Z2, ठीक है ना, b × Z2। तो b कितना है भाई, b मेरे पास है मॉड Z1 - Z3 × Z2, ठीक है, प्लस c × Z3, c कौन है, c है मॉड Z1 - Z2 × Z3, ठीक है, आ गया। डिवाइड बाय कितना आएगा भाई, डिवाइड बाय आएगा 10 + 10 + 10, तीनों भुजाओं का योग, यानी मॉड Z2 - Z3 प्लस मॉड Z3 - Z1 प्लस मॉड Z1 - Z2, ठीक है। तो जैसे अपन आज तक पढ़ते आए हैं अंतर केंद्र, वैसे ही निकालेंगे। अंतर केंद्र कैसे निकलता है भाई, ए कौन है, ये दूरी, a × Z1, ठीक है ना, a × Z1, ठीक है, प्लस b × Z2, b कौन है, Z1 - Z3 का मॉड × Z2, ठीक है, c कौन है, c × Z3, c कौन है, मॉड Z1 - Z2 × Z3, ठीक है, अपॉन कितना आएगा, a + b + c, इन तीनों भुजाओं का योग, दिस इज नोन एज अंतर केंद्र, राइट। अब हम चलेंगे थर्ड नंबर पर, है ना, हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर तीन बिंदुओं के कॉलिनियर होने की शर्त क्या होगी, है ना, वो हम बात करते हैं। चलिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं, वो भी हम बात करेंगे एक एक करके। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, सेक्शन फॉर्मूला है, पहले सेक्शन फॉर्मूला देख लेते हैं। चलिए,
तो अब थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, अंत है, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र भी देख लेते हैं, चलो लगे हाथ, अगर आप विभाजन सूत्र देखना चाहें तो विभाजन सूत्र की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास विभाजन सूत्र यानी सेक्शन फॉर्मूला। समझ आ गया। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, विभाजन सूत्र क्या होता है, देखिए राइट। यहाँ पर अपन देखते हैं ये ए है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है, ये बी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ठीक है, ये ए और बी है, पक्का। अच्छा, कोई पॉइंट है P, इसको क्या कर रहा है Z, इसको किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। अंत्यविभाजित कर रहा है कि भारी विभाजित कर रहा है, अंत्यविभाजित कर रहा है। तो अंत्यविभाजन का जो फॉर्मूला आप 2D में पढ़ते थे, सेम फॉर्मूला आपको लगाना है। क्या लगाते थे हम, mx2 + n x1 अपॉन m+n, ठीक है। तो Z किसके बराबर होगा, mz2 + nz1 अपॉन m+n, यही होता था फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपने लगाया है। क्या लगाया, mz2 + nz1 अपॉन m+n, दिस इज द फॉर्मूला अंत्यविभाजन का। किसका, अंत्यविभाजन का। ये अंत्यविभाजन का फॉर्मूला है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, अंत्यविभाजन का। अगर आप बाह्य विभाजन की बात करते हैं, है ना, तो बाह्य विभाजन में क्या होगा, बाह्य विभाजन में अगर हम सिचुएशन ये लेते हैं, चलो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। अगर मैं बाह्य विभाजन की बात करता हूँ, ठीक, तो ये az1 है, क्लियर, ये bz2 है, ठीक है, और ये pz मेरे पास है, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो m है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, n है, ठीक है। किस में डिवाइड कर रहा है भाई, m/n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, m/n में डिवाइड कर रहा है। तो आप ही बता दो क्या होगा z बराबर, तो z बराबर आएगा mz2 - nz1 अपॉन m-n, खत्म बस, ठीक है। z बराबर आएगा mz2 + n, माइनस आ जाएगा बीच में, भारी विभाजन में माइनस आता था, आपको पता ही है, अंत्यविभाजन में प्लस आता था, ये बात हम शुरू से जानते हैं, राइट। तो ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये अंत्यविभाजन का फॉर्मूला है, mz2 + nz1 अपॉन m+n। ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये बाह्य विभाजन का फॉर्मूला है, mz2 - nz1 अपॉन m-n, राइट। अच्छा, अब हम चलते हैं 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त। चौथा पॉइंट है हमारे पास 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त। तीन बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त है ना। 3 बिंदुओं के संरेखीय होने की शर्त क्या होती है वो देखते हैं, राइट। देखिए, अगर 3 बिंदु अगर हमारे पास संरेखीय हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है az1, ठीक है, ये वाला पॉइंट है मेरे पास bz2, ठीक है, और तीसरा वाला पॉइंट है मेरे पास cz3, समझ में आ गया। ये 3 बिंदु संरेखीय है ना। अगर तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है ना, ये दूरी है क्या, ये mod z1 - z2 है। ये दूरी है क्या, ये mod z2 - z3 है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, mod z1 - z2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, mod z2 - z3। तो बेसिकली रेशो मिल गया ना, रेशो मिल गया ना। तो क्या लिख सकता हूँ, z2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो z2 बराबर लिखूंगा 10 × 10 प्लस 10 × 10, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 10 + 10, ठीक है। 10 + 10 किसके बराबर है, AC के, यानी mod z1 - z3 के, पक्का। तो यहाँ से इसको ले जाते हैं mod z1 - z3 × z2 बराबर, ठीक है, बराबर, ये सबको एक तरफ ले जाइए जैसा आपको ठीक लगे, है ना। तो इसको आपको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा mod z1 - z2 z3 माइनस mod z1 - z2 z3 प्लस mod z2 - z3 z1 बराबर 0, ठीक है। तो ये 3 बिंदुओं के कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं बात करूं तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉलिनियर होने की शर्त है, ठीक है। लिख लीजिएगा ये बात एक्चुअल में कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के संरेखीय होने की शर्त है। यहाँ बिंदु का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया, श्योर। यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है कि 3 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब 3 पॉइंट्स एक साथ आ जाएंगे तो उसकी शर्त क्या होगी। अब बात आती है कुछ और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स की, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट रिजल्ट जो हमारे पास है वो है, हाँ देखिए, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर अपने को बताना है L1 एक लाइन है व L2 एक लाइन है, ठीक है, L1 व L2 के परपेंडिकुलर होने की शर्त, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, L1 और L2 के परपेंडिकुलर होने की शर्त। 2 लाइंस के परपेंडिकुलर होने की शर्त क्या होगी, क्वेश्चन ये है, राइट। देखिए आप लोग क्या होगा, ठीक, देखते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक, इस लाइन पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, ठीक है। एक लाइन ये है, इस पर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z3 और Z4, ठीक है, समझ में आ गया। ये लीजिए,
ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है। ओके, समझ में आ गया। तो दो लाइन सबके पास हैं। पहली लाइन आपको दिख रही है, कौन सी है? पहली लाइन तो आपको दिख रही है ये वाली है। दूसरी लाइन कौन सी? ये वाली लाइन है। ठीक है, आप बोलते हो कि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, ऐसा आप बोल रहे हो। ठीक है, दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो मैं यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री है। एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो अगर मैं रोटेशन लगाता हूँ तो रोटेशन क्या कहता है? रोटेशन कहता है कि भाई फाइनली रोटेट करके मुझे यहाँ जाना है, रोटेट करके यहाँ जाना है। तो फाइनल वेक्टर तो ये है। ठीक है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से रोटेट करके मुझे यहाँ जाना है। तो मैंने क्या समझाया था आपको? फाइनल लिखिए पहले। तो फाइनल क्या लिखेंगे? फाइनल लिखेंगे Z3 माइनस Z4 फाइनल। ठीक है, अपॉन इनिशियल, इनिशियल कौन है? Z1 माइनस Z2। ठीक है, इक्वल्स टू फाइनल का मॉड अपॉन इनिशियल का मॉड, और कितने एंगल से रोटेट किया? कितने से रोटेट किया? π/2 से। कितने से रोटेट किया? π/2 से। समझ में आ गया मैंने क्या सिखाया आपको? मैंने ये तो सिखाया था भाई फाइनल Z3 माइनस Z4, इनिशियल Z1 माइनस Z2। तो फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल का मॉड, इनिशियल का मॉड, और कितने एंगल से रोटेट किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। देखिए, वो समझने वाली ज़रूरत क्या है? देखिए, समझते जाना आप लोग, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। देखिए, हम सब समझते हैं कि e की पावर आएटा π/2 जो होता है वो होता है cos 90 प्लस आएटा sin 90। हम सब जानते हैं cos 90 प्लस आएटा sin 90 आएटा होता है। क्लियर? तो बेसिकली हुआ क्या, ये प्योर, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? ये विशुद्ध काल्पनिक हो गई। ये विशुद्ध काल्पनिक हो गई। ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई? ये विशुद्ध काल्पनिक हो गई। समझ में आगे क्या आया? आपको ये समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या। हमें ये समझ में आना चाहिए कि हुआ क्या। ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये विशुद्ध काल्पनिक है। कैसे? यहाँ पर e की पावर आएटा π/2 आएटा हो गया। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, ये तो वास्तविक नंबर था, इंटू आएटा करते ही पूरा काल्पनिक हो गया, विशुद्ध काल्पनिक हो गया। ठीक, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर विशुद्ध काल्पनिक कब होता है? ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर विशुद्ध काल्पनिक तब होता है जब z प्लस z बार अगर 0 है, इसका मतलब z जो है वो विशुद्ध काल्पनिक होता है। ठीक, अगर z प्लस z बार 0 है तो z कैसा होता है बेटा? विशुद्ध काल्पनिक होता है। ये बात हम कई बार बोल चुके हैं कि z प्लस z बार अगर 0 है तो z विशुद्ध काल्पनिक होता है। तो चूंकि ये चीज़ विशुद्ध काल्पनिक है तो क्या होगा भाई? अगर ये चीज़ विशुद्ध काल्पनिक है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस Z3 बार माइनस Z4 बार अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार प्लस Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? ये किसकी शर्त है आप ये बताइए? ये किसकी शर्त है? ये है शर्त दो रेखाओं के लंबवत होने की। ये किसकी शर्त है बेटा? ये दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त है। इसको थोड़ा मैंने सुंदर रूप में लिखा है। सुंदर रूप में आपको समझ में आएगा वो कैसे लाया। मैं इसको इधर बटे में ले आया, इसको उधर ले गया। ठीक है, बहुत सिंपल सी गणित ही आ जाएगा। ठीक, तो दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त है। दो रेखाएं कौन कौन सी? एक रेखा जिस पर Z1 और Z2 लाई कर रहे थे, दूसरी रेखा कौन सी? जिस पर Z3 और Z4 लाई कर रहे थे। राइट, तो एक रेखा पर Z3 और Z4 लाई कर रहे थे, दूसरी रेखा पर Z1 और Z2 लाई कर रहे थे। उन दोनों रेखाओं के लंबवत होने की शर्त क्या हो गई? Z3 माइनस Z4 अपॉन दिस, Z1 माइनस Z2 अपॉन दिस इक्वल्स टू 0। क्लियर? इस पर मैं क्वेश्चन लूंगा थोड़ी देर बाद। अब हम बात करते हैं किसकी? छठे नंबर पर L1 और L2 के। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है? आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। समांतर होने की शर्त, L1 व L2 के समांतर होने की शर्त। समझ में आ गया? हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है? हमारी नेक्स्ट हेडिंग है L1 और L2 के समांतर होने की शर्त क्या होगी। ठीक है, अगर दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उसकी शर्त क्या है ना? दो लाइंस के पैरेलल होने की शर्त क्या है? ठीक है, वापस समझते हैं, इसी चीज़ को समझते हैं। देखिए, दो लाइंस हैं, ये Z1 है ना, ये Z1 और Z2 है। ठीक, ये लीजिए सर, ये आपकी एक लाइन नंबर 1 है। ठीक, एक लाइन कौन सी है? एक लाइन ये है आपके पास Z3 और Z4। ठीक है, ये लाइन नंबर 2 है। समांतर हो सकता है या फिर और क्या हो सकता है? एंटी पैरेलल हो सकते हैं, और तो क्या होगा? इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। या तो एंटी पैरेलल हो सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, तो यानी दोनों समांतर होंगे। समांतर होने का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो एंगल 0 होगा,
और अपोजिट डायरेक्शन में तो एंगल पाई हो जाएगा। तो होगा क्या, ठीक है, होगा क्या, सीधी सी बात है, जब मैं रोटेशन की बात करूँ तो रोटेशन कैसे लगाते हैं भाई, रोटेशन का मतलब क्या हुआ, Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू मॉड Z3 माइनस Z4 अपॉन मॉड Z1 माइनस Z2। और कितने एंगल से रोटेट करेंगे, या तो आइटा जीरो से या आइटा ई की पावर आइटा पाई से। समझ में आ गया, यहाँ पर दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है भाई, या तो जीरो एंगल भी पैरेलल है ना, पैरेलल है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, लाइक पैरेलल तो एंगल जीरो होगा, अनलाइक पैरेलल तो एंगल पाई होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये टर्म कैसी है, ये टर्म है प्योर 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 वास्तविक, ठीक है, ये टर्म कैसी है, प्योर वास्तविक। समझ आ गया, ये टर्म कैसी है भैया, प्योर वास्तविक है। क्लियर, तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, टर्म कैसी है बेटा, ये टर्म जो है वो प्योर वास्तविक है। श्योर है, अगर ये टर्म प्योर वास्तविक है, अगर ये टर्म प्योर वास्तविक है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2 जो है वो प्योर वास्तविक है। समझ आ गया, Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2 कैसा है बेटा, प्योर वास्तविक है। क्लियर है, अगर आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योर वास्तविक है, इसका मतलब क्या है, Z बराबर Z बार, ठीक है। अगर Z बराबर Z बार है तो Z कैसा होता है भाई, Z जो होता है वो प्योर वास्तविक होता है। समझ आ गया भाई, अगर Z Z बार के बराबर है तो Z कैसा होता है, प्योर वास्तविक होता है, राइट। तो अगर मेरे पास, हम चाहते हैं प्योर वास्तविक हो, तो Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2 बराबर होना चाहिए Z3 बार माइनस Z4 बार अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार के। यानी कंडीशन क्या आ गई, Z3 माइनस Z4 अपॉन Z3 बार माइनस Z4 बार बराबर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 बार माइनस Z2 बार, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द कंडीशन। कंडीशन समझिए आप, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त क्या है, ये दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त है, ठीक है। वो जो हमने पिछली निकाली थी उसमें क्या था, बीच में प्लस आ रहा था, बाकी तो कोई फर्क नहीं है, प्लस आ रहा था तो लंबवत होने की शर्त थी, बराबर आ रहा है तो समांतर होने की शर्त है। तो दो रेखाओं के समांतर होने की शर्त और दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त हमें समझ में आती है, राइट। इस पर क्वेश्चन लेंगे थोड़ी देर बाद, लेंगे, जरूरियत है, ठीक। एक आता है 7वें नंबर पे, वो भी देख लेते हैं। अगर मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इक्वल्स टू थीटा, ऐसा मैंने लिखा, इसका क्या मतलब है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा Z का लोकस क्या होगा, है ना, क्वेश्चन ये आएगा Z का लोकस क्या होगा, है ना। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस 2 अपॉन Z माइनस 1 इक्वल्स टू पाई बाय 4। पहले समझते हैं भाई होगा क्या, लोकस क्या आएगा, है ना, ठीक है। देखिए जैसे ये दो पॉइंट आपके पास हैं 1 0 और 2 0, ठीक है। इसको मिलाया, यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा Z, ठीक है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z माइनस 2। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z माइनस 1, ठीक है। कितने एंगल से रोटेट करना है, पाई बाय 4 से रोटेट करना है। क्लियर, तो यही तो कहने का मतलब है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि मुझे Z माइनस 2 और Z माइनस 1, Z माइनस 1 से Z माइनस 2 की तरफ जाना है, कितने एंगल से रोटेट करके, पाई बाय 4 एंगल से रोटेट करके, ठीक है। अगर मैं पाई बाय 4 एंगल से रोटेट करूंगा, तो बेटा मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो Z माइनस 2 पे अगर मुझे जाना है तो Z माइनस से Z माइनस 2 पे जाने के लिए मुझे कितने एंगल से रोटेट करना है, पाई बाय 4 एंगल से रोटेट करना है। क्लियर, कितने एंगल से रोटेट करना है, हमें सिंपल पाई बाय 4 एंगल से रोटेट करना है और कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा कोई दिमाग की जरूरत नहीं है। यू नीड टू रोटेट बाय ओनली पाई बाय 4 एंगल, पाई बाय 4 से रोटेट करिए, आपका काम खत्म, राइट। अच्छा, अब इस चीज़ को समझना है, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, एक सिचुएशन ये भी हो सकती थी, यहाँ पर भी Z हो सकता था, ठीक है, समझ में आ गया। ये क्या है, Z माइनस 2, ये क्या है, Z माइनस 1, और क्या हो सकता था, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती थी, ठीक है। ये क्या है, Z माइनस 2, ये क्या है, Z माइनस 1, ठीक है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पर भी Z आपको नज़र आ रहा है, करेक्ट है, नज़र आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। ये Z है आपका, यहाँ पर भी Z आ रहा है, यहाँ पर भी Z आ रहा है। तो होगा क्या, बेसिकली ऐसे चलते जाएंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे Z आ जाएगा, यहाँ पर भी Z आ जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, ऐसे चलते जाएंगे तो यहाँ पर भी एक Z आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप देखें भाई Z मूव कर रहा है, Z क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अगर Z मूव कर रहा है तो Z जब मूव करते करते हम लोकस बनाएंगे तो उसका लोकस क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ लोकस बनेगा, ठीक है। बस ध्यान रखना Z 1 और 2 को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 और 2 को टच करने का मतलब है आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा, आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा, समझ में आ गया, ठीक है। आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें मिलेगा क्या, यहाँ पर आपको एक आर्क मिलेगा, क्या मिलेगा, आर्क, जो थोड़ा क्लियर नहीं बना है, आर्क मिलेगा, यानी इस तरह की सिचुएशन आपको मिलेगी, एक आर्क,
आर्क टाइप का आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अगर मेरे पास सिचुएशन कभी भी इस तरह से आती है कि आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू बराबर थीटा है, तो z का जो लोकस होगा वो क्या होगा, z का लोकस एक आर्क होगा जिसके एंड पॉइंट्स, ठीक है, जिसके एंड पॉइंट किनारे वाले बिंदु z1 और z2 होंगे, जिसके एंड पॉइंट z1 बाय z2 होंगे। समझ में आ गया, क्लियर? तो इस तरह से अपन बना सकते हैं, क्लियर है, समझ में आ गया? तो जब भी आप आर्गुमेंट ऑफ z माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू मुझे थीटा देंगे, तो वहाँ पर एक छोटी सी बात में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हमें एक आर्क देगा सर्कल का, है ना, सर्कल का आर्क देगा जिसके एंड पॉइंट z1 z2 पे लाई करेंगे। ठीक, दूसरी बात मैंने क्या बोला आपसे, दूसरी बात मैंने ये बोला, इसमें दो बातें ध्यान रखिएगा। अब थीटा पर डिपेंड करेगा थीटा कैसा है, ठीक है। अगर थीटा न्यून कोण है, थीटा कैसा है, न्यून कोण है यानी 90 से कम है, ठीक है, तो जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक मेजर आर्क होगा। क्या होगा, मेजर आर्क, ठीक है, मेजर आर्क। मैं समझाता हूँ मेजर आर्क का क्या मतलब है और माइनर आर्क का क्या मतलब है। और थीटा अगर अधिक कोण है, ठीक है, अगर थीटा अधिक कोण है तो लोकस क्या होगा, लोकस जो होगा बेटा वो एक, है ना, माइनर आर्क होगा। ये सब बातें आप लोग बचपन में पढ़ते हैं, जब सर्कल पढ़ाया जाता है ना, तो बचपन में जब सर्कल पढ़ाया जाता है तो सब बातें बताई जाती है कि न्यूनतम आर्क मेजर आर्क का मिलता है, माइनर आर्क का मिलता है। ठीक है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये मेजर आर्क है, और अगर हम नीचे बनाएंगे, ठीक है, नीचे अगर हम बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, माइनर आर्क कहलाएगा, छोटा आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है बड़ा आर्क और ये कहलाता है छोटा आर्क। ठीक है, डिपेंड करेगा किस पर, एंगल पर डिपेंड करेगा, एंगल कैसा है। अगर एंगल जो है एब्ट्यूज है कि एक्यूट है, यानी न्यून कोण है कि अधिक कोण है। अगर एंगल न्यून कोण है तो हमेशा आपको जो है वो मेजर आर्क मिलेगा। अगर एंगल अधिक कोण है तो आपको हमेशा ये कैसे मिलेगा, ये ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण मिलेगा, सॉरी माइनर आर्क मिलेगा। ठीक है, तो थीटा पे डिपेंड करेगा, थीटा क्या दे रखा है उसने। ठीक है, थीटा देखिए हमेशा थीटा क्या है। अगर थीटा न्यून कोण है तो उस केस में मिलने वाला जो लोकस होगा वो एक आर्क होगा, लेकिन मेजर आर्क होगा। और अगर थीटा अधिक कोण है तो मिलने वाला जो आर्क होगा वो माइनर आर्क होगा, यानी छोटा आर्क होगा। क्लियर, इस तरह से अपन को एक आर्क मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए अब बात करते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा फील करा देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या होगा। देखिए ये 1,0 है, बिल्कुल ठीक है, ओके, ये 2,0 है, बिल्कुल ठीक है, राइट। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कौन है, z है। ठीक है, ये वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, z-1, ये कौन सा हो गया, z-2। कितने एंगल से रोटेट किया आपने, π/4 से, श्योर। ठीक है, इसको मिला देता हूँ। बना लिया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा इसका आंसर बताओ, आपसे पूछा जाएगा इसका लोकस निकालो। क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना, वो आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा भाई इसका लोकस निकाल दो। तब आप क्या करोगे, तो इसका लोकस निकालने के लिए आपको करना क्या है, समझना अच्छे से हमें क्या करना है। इसका लोकस निकालने के लिए देखिए ये एंगल कितना है, π/4 पक्का, ठीक है, ये π/4 तो π/4, ठीक है। तो सेंटर पे कितना कौन बनेगा, सेंटर पे एंगल बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा, 90 डिग्री। सिंगल बैंक कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या हो गई, सिचुएशन मेरे पास ये हो गई, ये 1,0 है, बिल्कुल ठीक है, ये 2,0 है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सेंटर जो है मेरा उस पर कितना एंगल बन रहा है, सेंटर पे मेरा एंगल बन रहा है 90 डिग्री, श्योर। ठीक है, अगर 90 डिग्री बन रहा है तो सेंटर से अगर मैं लंब डालूंगा तो क्या करेगा, सर्कल में अगर हम सेंटर से लंब डालते हैं तो क्या करता है, तो सामने वाली जो जीवा है उसको बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो ये 1,0 है, 2,0, तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 3/2,0, श्योर। ठीक है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है, पक्का है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा ये दूरी कितनी है, हाफ। अच्छा चूंकि जब ये एंगल 90 डिग्री था तो जब आपने लंब डाला तो एंगल कितना हुआ, π/4। अगर ये एंगल π/4 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी π/4 होगा। रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा एंगल 90 था, लंब डाला तो ये π/4 हुआ। ये 90 है, ये π/4 है 90, तो ये भी π/4 होगा। अगर ये भी π/4 होगा तो अगर ये दूरी हाफ है तो ये दूरी भी क्या होगी, हाफ, पक्का। समझ में आ गया, दोबारा देखो, ये 90 पक्का, यहाँ से लंब डाला तो क्या हुआ, π/4, ये एंगल 90, तो ये बचा π/4। अगर इस π/4 के सामने वाला हाफ है तो इस π/4 के सामने वाला भी हाफ होगा। तो आप बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, सेंटर आ गया अपने पास 3/2, सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गया बेटा 3/2, 3/2 ये रहा और हाफ ये रहा, 3/2, ठीक है। अच्छा त्रिज्या निकालनी है तो दूरी हम निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस से। कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, 1/4 प्लस 1/4 कितना हुआ, 1/2 का अंडर रूट कितना हुआ, 1/√2, 1/√2। समझ में आ गया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो सर्कल, इस क्वेश्चन का आंसर होगा x माइनस p/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का स्क्वायर बराबर आएगा 1/√2 का स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
इसे आप मिस नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, राइट। इस पर क्वेश्चन लेते हैं जो जेई में आया हुआ है। z का लोकस ज्ञात करो, z का लोकस ज्ञात करो यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 अपॉन z माइनस 4 आइटा बराबर π/4। ठीक है, z का लोकस ज्ञात करो यदि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 अपॉन z माइनस 4 आइटा बराबर π/4। क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन है कि z का लोकस ज्ञात करो अगर ये सिचुएशन है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं, सीधी सी बात है, ठीक। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप, है ना। दो तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे आप चाहें मेथड नंबर फर्स्ट, आप z को x प्लस आइटा वाई मान लोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 आइटा बराबर π/4, ठीक है, राइट। अब आप z की जगह क्या रखोगे, x प्लस आइटा वाई। z की जगह क्या रखोगे, आप x प्लस आइटा वाई रखोगे, तो ये बनेगा x माइनस 4 प्लस आइटा वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, z की जगह x प्लस आइटा वाई रखोगे तो x प्लस आइटा वाई माइनस 4, ठीक है, बराबर कितना आएगा, π/4, ठीक है। इसका आर्ग्यूमेंट कैसे लिखेंगे, तो इसका आर्ग्यूमेंट लिखेंगे tan इनवर्स y अपॉन x माइनस 4। इसका लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स y माइनस 4 अपॉन x, ओके। और उसका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा के आप दोनों तरफ सॉल्व कर लेना, ठीक है। tan इनवर्स a tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है इसके अलावा, y अपॉन x माइनस 4 माइनस y माइनस 4 अपॉन x, ठीक है, अपॉन 1 प्लस y अपॉन x माइनस 4 और y माइनस 4 अपॉन x, ओके, इक्वल्स टू π/4। तो दोनों तरफ 10 अप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये है मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये है मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा जो भी आने वाला होगा, ठीक। आएगा तो आर की यानी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, राइट। मेथड नंबर 2 क्या है, हम ज्योमेट्री से करते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, हम ज्योमेट्री से करते हैं। तो ज्योमेट्री से बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4, है ना, देखिए z माइनस 4 यहाँ पर होगा 4,0, ठीक है, 0,4 यहाँ पर होगा, श्योर है, ठीक है। तो ये 4,0 हो गया, 0,4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4,0 है, 0,4 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए, है ना, यहाँ से अपन ने आगे, ठीक है, z होगा अपने पास, क्या है, ये z है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या बन गया अपने पास, z माइनस 4, है ना, ये z माइनस 4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये z माइनस 4 आयोटा बन जाएगा, श्योर है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, कितने एंगल से रोटेट करना था आपको, π/4 से रोटेट करना था। कितने से, π/4 से रोटेट करना था, श्योर है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए क्या होगा, चीज़ों को समझते हैं, है ना। अब क्या होगा, इसका लोकस क्या होगा, लोकस एक आर्क होगा। कैसा आर्क, ये वाला आर्क जो आप देख रहे हैं, ये आर्क हो जाएगा, ओके, समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये एंगल π/4 है तो एंगल भी कितना होगा, π/4 होगा। अगर ये एंगल π/4, एंगल π/4, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा, सेंटर पे π/2 बनेगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक। अब सिचुएशन को थोड़ा गौर करो। सिचुएशन को गौर करने का क्या मतलब है, सिचुएशन को गौर करने का मतलब है, बेटा तेरे पास सिचुएशन समझ, सिचुएशन क्या है, तेरे पास सिचुएशन ये है कि 0,0 है, ठीक है, ये 4,0 है, ठीक है, ठीक, ये 0,4 है, बिल्कुल ठीक है। तो ये 4,0 है, 0,4 है, ये 0,0 है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये पॉइंट क्या होगा, डेफिनेटली ये पॉइंट 4,4 होगा, तभी तो एंगल 90 डिग्री बनेगा। समझ आ गया, यानी डेफिनेटली आपका जो सेंटर है वो 4,4 है। कैसे पता चला, अरे क्योंकि आपको यहाँ पता चल रहा चाहिए कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री है, सेंटर पे 90 डिग्री कैसे बनेगा, जब मैं इसको ज्वाइन करना वाला हूँ, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो यही केवल पॉइंट होगा जहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा। तो 4,4 पर आपको एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री मिलेगा, क्लियर। तो क्या मेरे पास सेंटर आ चुका है, यस, 4,4, यही तो है सेंटर आपका, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, त्रिज्या, वो 4 होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या, वो भी 4 होगी। तो रेडियस कितनी होगी बेटा, 4, ठीक है। तो बताइए z का लोकस क्या आएगा, बताइए z का लोकस क्या आएगा। तो z का जो लोकस आएगा वो क्या आएगा, तो लोकस ऑफ z इज क्या आएगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, यानी सर्कल की इक्वेशन आएगी और आंसर क्या होगा, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे रोटेशंस पर, है ना। रोटेशंस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो हम रोटेशन पे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले एक रिजल्ट जो मुझे लगता है बच्चे को, हर बच्चे को याद होना चाहिए, हमेशा हमेशा याद होना चाहिए, क्या, कि यदि, है ना, यदि
Z1, Z2 और Z3, है ना, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। Z1, Z2, Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। तब ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये रिजल्ट याद रखिएगा, समेशन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये हमेशा हर बच्चे को याद रखना है, ये रिजल्ट आप हमेशा याद रखिए। क्या रिजल्ट याद रखना है कि यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर होगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ठीक है। ये हर बच्चा याद रखे हमेशा। दूसरी बात है ना, इसी को हम लिख सकते हैं 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, ये सब मैं आपको ड्राइव करूंगा। ये चीज़ अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यही आएगी, तो ये ड्राइव कर दो तो ये अब हो ही गया बेसिकली, ठीक है। तीसरी बात यदि Z0 है ना, Z0 समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है, यदि Z0 समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है, ठीक है, यदि Z0 समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है तो क्या होगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर आएगा 3Z0 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया? एक रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट मेरे पास ये आ गया और एक रिजल्ट मेरे पास ये आ गया, ठीक है। तो 3 रिजल्ट मेरे सामने हैं, 3 रिजल्ट आपके सामने हैं, सिचुएशंस आपके सामने हैं। क्या सिचुएशंस आपके क्लियर हैं? अब आपको मैं ड्राइव कराऊंगा, लेकिन ध्यान रखें हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रखना है कि यदि Z1 Z2 Z3 समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो क्या होगा, ठीक है। चलिए एक एक करके ड्राइव करते हैं, पहले वाले पार्ट पर आ जाइए। चलिए देखिए, पहला वाला पार्ट कहता है, आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। ये Z1 है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये Z2 है, ये भी ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो Z3 है। 3 पॉइंट मान लिया आपने, ठीक। अब आप रोटेशन लगाओगे। रोटेशन कैसे लगाओगे? अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ है कि पहले से क्लियर है कि ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। तो मैं लिख देता हूँ क्या लेंथ बराबर है कि मॉड Z1 माइनस Z2, ठीक, मॉड Z2 माइनस Z3, ठीक है, और मॉड Z3 माइनस Z1 जो है बेटा बराबर है। ये बात दिमाग में भेजे में डाल ले। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है भाई, समबाहु त्रिभुज है तो लेंथ बराबर होगी, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अच्छा, अब रोटेशन लगाते हैं अपन। रोटेशन कैसे लगाएंगे? रोटेशन ही समझना है अपन को कैसे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मुझे यहाँ जाना है तो कितना एंगल रोटेट करना पड़ेगा? 60 डिग्री। कितना रोटेट करना पड़ेगा? 60 डिग्री। ये कौन है? फाइनल, और ये कौन है? इनिशियल, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैंने आपको कैसे लिखने सिखाया था, फाइनल अपॉन इनिशियल। रोटेट करने के बाद कितना रोटेट किया? π/3। π/3 रोटेट करने के बाद फाइनल कौन है? फाइनल है Z1 माइनस Z2, ठीक है। इनिशियल कौन है? इनिशियल है Z3 माइनस Z2। बराबर में क्या है? e की पावर एटा π/3। क्लियर? दोबारा बोल रहा हूँ, रोटेट करा कितने से? π/3 से। रोटेट करने के बाद ये कौन है? फाइनल। ये कौन है? इनिशियल। तो Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 कितने से रोटेट किया? π/3 से। तो e की पावर एटा π/3। समझ में आ गया? पहली बार समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा रिजल्ट देखते हैं, वापस आगे देखिएगा। यहाँ से यहाँ रोटेट कर रहा हूँ रोटेट, यहाँ से यहाँ रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, कर दिया रोटेट। ये फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर ने वो लेंथ तो लिखी नहीं, किसी के बच्चे के दिमाग में आया तो मैं लिख देता हूँ। हमने बोला था फाइनल अपॉन इनिशियल, फाइनल का मॉड अपॉन इनिशियल का मॉड, ठीक है। अगर किसी बच्चे के मन में आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो, क्योंकि बेटा ये तो बराबर है ना, इसलिए नहीं लिखा टीचर ने, ठीक है, समझ में आ गया, इसलिए नहीं लिखा। चलो अब दोबारा रोटेशन लगाते हैं। देखिए मैंने दोबारा रोटेशन लगाया। रोटेशन कितने का ही होगा? π/3 का ही होगा। ये कौन है? फाइनल। ये कौन है? इनिशियल, ठीक है। ये कौन है? फाइनल। फाइनल कौन है? Z2 माइनस Z3। फाइनल कौन है? Z2 माइनस Z3। इनिशियल कौन है? Z1 माइनस Z3, ठीक है। इक्वल्स टू फाइनल का मॉड अपॉन इनिशियल का मॉड, ठीक है, और e की पावर एटा π/3। ये कट गया, समझ में आ गया? फाइनल का मॉड, फाइनल कौन है? Z2 माइनस Z3। इनिशियल कौन है? Z1 माइनस Z3। फाइनल का मॉड अपॉन इनिशियल का मॉड, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक।
अब आप एक बार बताओ, क्या ये दोनों जो हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल हैं। ये भी e की पावर आइटा पाई बाई 3 के बराबर है, ये भी e की पावर आइटा पाई बाई 3 के बराबर है, तो 1 व 2 से, है ना, 1 व 2 से दोनों को बराबर कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 बराबर है किसके, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 के बराबर है। श्योर? अब मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, तो ये आएगा Z1 स्क्वायर आएगा माइनस Z1 Z2 आएगा माइनस Z1 Z3 आएगा प्लस Z2 Z3 आएगा। क्लियर? बराबर में कितना आएगा, Z2 Z3 आएगा माइनस Z2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस Z3 का स्क्वायर आएगा प्लस Z2 और Z3 आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ये कट जाएगा, यहाँ से कट गया। कितना आ रहा है आपके पास, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, Z1 Z2 Z1 Z3 Z1, ठीक है, समीशन ऑफ Z1 Z2 आएगा। हैंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था कि अगर Z1 Z2 Z3 संभावित त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक, यदि Z1 Z2 Z3 संभावित त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो कंडीशन क्या ध्यान रखेंगे कि कंडीशन ये याद रखिए, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर होता है Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के, यानी समीशन ऑफ Z1 स्क्वायर बराबर होता है समीशन ऑफ Z1 Z2 के। इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा याद रखिए, राइट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, ड्राइव करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा, इसके बी पार्ट पर चलते हैं। देखिए बी पार्ट क्या था, है ना, देखिए बी पार्ट हमें ड्राइव करना था 1/Z1 माइनस Z2 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 बराबर 0, ये हमें प्रूव करना है, राइट। अब एक काम करते हैं, है ना, Z1 माइनस Z2 को मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, है ना, Z2 माइनस Z3 को मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है, Z3 माइनस Z1 को मैं गामा मान लेता हूँ। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर ये 0 है तो इसका बार भी 0 होगा। अगर ये 0 है इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बार भी 0 होगा, ठीक है। ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0, बात बराबर है, ठीक है ना, ये 0 तो ये 0, ये 0 तो ये 0, ठीक है, एक ही बात है। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि अगर Z1 Z2 Z3 संभावित त्रिभुज के शीर्ष हैं तो 1/Z1 माइनस Z2 प्लस 1/Z2 माइनस Z3 प्लस 1/Z3 माइनस Z1 0 होगा, राइट। अब सुनना अच्छे से भाई, देखना, ये चीज़ लिखी हुई है आपके सामने, श्योर है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लैम्डा बोल देते हैं, सपोज बोल दूँ, ठीक है, ये लैम्डा के बराबर है, सपोज लैम्डा के बराबर है, तो अपन स्क्वायर करते हैं, अपन स्क्वायर कर देते हैं, तो लैम्डा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से Z1 माइनस Z2 Z1 बार माइनस Z2 बार, या आप चाहे तो बार लगा लीजिए पूरे पर, बराबर लैम्डा स्क्वायर आ गया, क्लियर, ठीक है। इसको आपने अल्फ़ा माना है, क्या माना है, अल्फ़ा माना है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा बार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अल्फ़ा बार बराबर आ गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा के, आ गया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत है ही नहीं, श्योर है, ठीक भाई। यहाँ पर लैम्डा ध्यान रखिएगा, 0 तो हो नहीं सकता, अगर ट्राइंगल की कोई साइड अगर लेंथ 0 हो जाएगी तो फिर ट्राइंगल किस बात का। तो यहाँ से अपन स्क्वायर किया तो यह आया, ठीक है, ये चीज़ अपने पास हो गई लैम्डा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बार, तो अल्फ़ा बार आ गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली आप खुद ही समझदार हो, सिमिलरली कैसे, ठीक है। पहले मैंने ये लेके चले थे, हम ये लेके चले, अब हमने ये लिया है, तो हमने ये लिया है, तो बताइए बीटा बार क्या होगा, बीटा बार क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन बीटा, गामा बार क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन गामा, तो ना आ गया, क्लियर है। तो अल्टीमेटली मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा बार प्लस बीटा बार प्लस गामा बार 0 है, अल्फ़ा बार प्लस बीटा बार प्लस गामा बार 0 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि लैम्डा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस लैम्डा स्क्वायर अपॉन गामा 0 है, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा 0 है, क्लियर। हमने पहले बोला था लैम्डा स्क्वायर 0 नहीं है, ठीक है, लैम्डा तो 0 है ही नहीं, तो क्या 0 होगा बेटा, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया, यही तो है कंडीशन, क्या थी कंडीशन, 1/this प्लस 1/this प्लस 1/this इक्वल टू 0 आ गई, ठीक। अब आपको लग रहा होगा इसमें यार इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या यूज़ हुआ, बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या यूज़ हुआ है ना बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज़ कैसे नहीं हुआ भाई, ये कंडीशन कहाँ से आई, ये संभावित त्रिभुज की तो शर्त है, ये शर्त किसकी है, ये संभावित त्रिभुज की शर्त है भाई। अगर ये संभावित त्रिभुज की शर्त है, वहीं से तो मैंने ड्राइव किया है, ये तो वहीं से तो हमने ड्राइव किया। अगर हमारे पास ये कंडीशन नहीं होती तो हम ये कंडीशन कैसे लाते, या फिर हम ये कंडीशन कैसे लाते, क्लियर। तो इस बात का ध्यान रखा करो, क्लियर। ये दूसरी कंडीशन है, ध्यान रखना,
ये रिजल्ट एज इट इज़ याद होना चाहिए। मैं कहीं भी क्वेश्चन करूँगा मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा। क्लियर? अच्छा और देखते हैं अपन एक और थर्ड जो पार्ट था इसका, थर्ड पार्ट देखते हैं। देखिए थर्ड पार्ट इसका है कि अगर है ना उसने बोला Z0 इसका सेंट्रॉइड है, तो पहले बताइए Z0 किसके बराबर होगा। Z0 बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3, यही होगा। ठीक है, दोनों जगह वर्क कर दीजिए। तो 9Z0 का स्क्वायर, इसका वर्क करिए कितना आएगा, समीशन ऑफ Z1 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ समीशन ऑफ Z1 Z2 आएगा। अरे जब वर्क करोगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर आएगा, वो तो ये हो गया, प्लस 2Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 आएगा, वो ये हो गया। क्लियर? अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज की शर्त याद करो क्या होती थी, समीशन ऑफ Z1 स्क्वायर बराबर होता था समीशन ऑफ Z1 Z2। तो इसको हटाकर क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ Z1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 9Z0 का स्क्वायर बराबर 3Z1 का स्क्वायर। ठीक है, तो Z1 का स्क्वायर बराबर आ गया 3Z0 का स्क्वायर, यानी Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर बराबर आएगा 3Z0 का स्क्वायर। ठीक है, और यही हमने शर्त लिखवाई थी कि अगर Z1 Z2 Z3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं और Z0 उसका अगर केंद्रक है, Z0 अगर उसका केंद्रक है, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3Z0 स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, ये तीनों क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो या एज ए रिजल्ट याद करो, वो आपको देखना है, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप कैसे भी करिए, पर इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, चलिए हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, क्वेश्चन 2 है हमारे पास। ठीक, क्वेश्चन है यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z1 Z2 Z3 है, तो आपको प्रूव करना है Z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे देखिए, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन आया, मैं कैसे करूँगा, है ना, आपने बोला समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कुछ भी मान लीजिए, Z1 यहाँ मान, Z2 यहाँ मान लेते हैं, Z3 यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ कहीं भी मान लीजिए, आपको जो पसंद है वो मान लिया आपने। ठीक है, और ये एंगल जो है वो कितना है बेटा, 90 डिग्री है, हो गया। ठीक है, अच्छा ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि समकोण समद्विबाहु है, इसका मतलब बाकी दोनों एंगल 45 होंगे। अगर बाकी दोनों एंगल 45 है, इसका मतलब ये लेंथ, ये वाला एंगल 45, ये वाला एंगल 45 है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी। ठीक है, अच्छा अब मैं रोटेशन लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, रोटेशन। रोटेशन कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, रोटेशन देखना मैं कैसे लगा रहा हूँ, है ना, यहाँ से मैंने कितना एंगल रोटेट किया, 90 डिग्री, कितना एंगल रोटेट किया, 90 डिग्री। जब मैं 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये फाइनल होगा और ये इनिशियल होगा। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, जब आप रोटेट करोगे 90 डिग्री से, ये कौन होगा, फाइनल होगा, और ये इनिशियल होगा। तो फाइनल कौन है, Z1 माइनस Z2, फाइनल कौन है, Z1 माइनस Z2, इनिशियल कौन है, Z3 माइनस Z2। रिपीट कर रहा हूँ, फाइनल कौन है, Z1 माइनस Z2, इनिशियल कौन है, Z3 माइनस Z2। कितने एंगल से रोटेट किया, e की पावर आइटा π/2 से रोटेट किया, यही सिखाया था रोटेशन। अच्छा लेंथ मैंने लिखी नहीं है, क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है। जब चूंकि ये लेंथ और लेंथ बराबर है तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं था, राइट। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा Z1 माइनस Z2 बराबर आयोटा Z3 माइनस Z2, ये आएगा। तो यहाँ से Z1 माइनस Z2 बराबर आयोटा Z3 माइनस Z2। क्लियर है, बस अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी वर्क कर देते हैं। वर्क कर रहा हूँ मैं, ठीक। जब मैं वर्क करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर वर्क करने पर आएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2। ठीक है, जब वर्क करेंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2। यहाँ वर्क करेंगे तो आइटा स्क्वायर आएगा, आइटा स्क्वायर माइनस होता है, और क्या आएगा Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2 और Z3। समझ में आ गया, ये आ जाएगा। क्लियर। तो जब हम वर्क करेंगे तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z1 Z2 यहाँ वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा। क्लियर, सबको एक तरफ ले आइए। जब सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, देखते हैं ना आप, है ना। जब सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो मेरे पास आएगा Z1 स्क्वायर, और ये देखिए माइनस Z2 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर दो बार आ जाएगा, तो Z1 स्क्वायर आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ Z2 स्क्वायर आएगा प्लस Z3 स्क्वायर आएगा। बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा 2 Z1 Z2 प्लस 2 Z2 Z3। क्लियर, तो कितना आ गया, ये बराबर में आ गया 2 Z2 कॉमन आ गया, क्या मिलेगा Z1 प्लस Z3। हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आपने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया आपने, Z1 स्क्वायर प्लस 2 Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर बराबर आपने प्रूव कर दिया दिस। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया, राइट। समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन। ठीक, अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है। कैसे, उसने बोला है कि रेगुलर षटफलक है, उसके शीर्ष ये हैं, वह केंद्र इसका Z0 है। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको। देखिए
एक रेगुलर षटफलक है। ओके, अच्छा इसके शीर्ष क्या है, Z1 है ना, Z2, Z3, ठीक है, Z4, ठीक, Z5 और Z6 हम सब जानते हैं, सबको पता है इसके बारे में। यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आने के बाद अब एक चीज़ समझो आप लोग, यहाँ तक आने के बाद एक चीज़ समझो क्या, कि Z0 इसका सेंटर है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज़ समझना, इसको इसको और इसको अगर मैं मिलाऊंगा तो एक संभव त्रिभुज बनेगा, कन्फर्म्ड, समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इन सबको मिलाऊंगा तो भी एक संभव त्रिभुज बनेगा। कैसे मिलेगा, देखिए, चूंकि ये रेगुलर है इसका मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर होगी पक्का, ठीक है, एंगल सब बराबर है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, तो यहाँ से एक फिक्स लेंथ आएगी जो भी आएगी, ठीक है। अब आप सोचो ये एक लेंथ बराबर, ये लेंथ बराबर, तो यहाँ से कोई लेंथ आ गई जो भी आ गई, एक्स आ गई सपोज, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, तो वापस ये भी एक्स ही आएगी, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, तो वापस ये भी तो एक्स आएगी, तो एक्स 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 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो ऐसे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको मिलेंगे, केवल और केवल कितने ट्राइंगल मिलेंगे, केवल दो इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेंगे, ठीक है। और चूंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं और सेंटर कितना है, Z0, सेंटर कितना है, Z0 है, तो चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सेंटर कितना है, Z0 है, तो हम डायरेक्टली इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, अगर मैं इसको A, इसको B, ठीक है, इसको C, इसको D, और इसको E और इसको F बोलूँ, तो ट्राइंगल मैं बात करता हूँ ट्राइंगल AC और E से, तो क्या लिखूँगा, ट्राइंगल AC से लिखूँगा Z1, Z3 और Z5 है, तो क्या लिखूँगा, Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z5 का स्क्वायर बराबर लिखा जाएगा 3Z0 का स्क्वायर। कैसे, ये हमने पहले बता दिया था। इसी तरीके से ट्राइंगल बी डी और एफ से, ट्राइंगल बी डी एफ से क्या लिखा जाएगा, अगर ट्राइंगल बी डी एफ लेते हैं, बी डी और एफ लेते हैं, ट्राइंगल बी डी और एफ लेते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, Z2 स्क्वायर प्लस Z4 स्क्वायर प्लस Z6 का स्क्वायर बराबर लिखा जाएगा 3Z0 का स्क्वायर। समझ में आ गया, सिंपल सी गणित है। सिंपल सी गणित क्या है भाई, सिंपल सी गणित क्या है, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर 3 टाइम्स ऑफ Z0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर क्या है, ये आएगा। क्लियर, दोनों को ऐड कर दो, हमने दोनों को ऐड कर दिया, ठीक। अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका सम क्या होगा, इसका सम होगा समीशन ऑफ Z1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 6 टाइम ऑफ Z0 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम सबका सम करेंगे तो इन सबका सम बराबर इन सबका सम, तो ये आ जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, k बराबर 1 से लेकर 6 तक ये दे रखा है, तो क्या चीज़ है ये, k बराबर 1 से लेकर 6 तक ये चीज़ क्या है, ये समेशन ऑफ Z1 का स्क्वायर ही तो है, ये चीज़ क्या है, ये समेशन ऑफ Z1 का स्क्वायर ही तो है, ठीक है। तो भैया ये जो चीज़ आपके सामने लिखी हुई है समेशन ऑफ Z1 का स्क्वायर है, तो समेशन ऑफ Z1 का स्क्वायर बराबर लैम्डा Z0 का स्क्वायर दे रखा था, तो इस समीकरण को उससे कंपेयर करोगे तो बताइए लैम्डा कितना आएगा, 6, लैम्डा कितना आएगा, 6, तो आंसर विल बी 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है Z1 जो है 2 प्लस आइटा के बराबर है, ठीक है, Z1 2 प्लस आइटा के बराबर है, Z2 व Z3 संभाव त्रिभुज का शीर्ष है, ठीक है ना, Z1 भी, Z2 भी और Z3 भी है ना, तीनों संभाव त्रिभुज का शीर्ष है। और केंद्र दे रखा है आपको, यानी केंद्रक दे रखा है उसने, Z0 दे रखा है, तो आपको बताना Z2 व Z3 क्या होगा। तो Z1 दे रखा है, Z0 दे रखा है और आपसे Z2 और Z3 पूछ रहा है, तो अब कैसे करेंगे देखिए, ठीक है, ये Z1 मान लेते हैं, ये Z2 मान लेते हैं और ये Z3 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर केंद्र होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्र होगा, ठीक है। केंद्र से आपको पता है ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगी, समझ में आ गया। चलिए अच्छा, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, है ना, यहाँ तक आने के बाद आप इसको समझिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा आप इसको, समझने वाली बात क्या है इसमें, समझने वाली बात ये है बेटा कि देखो अभी समझना, ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है, समझ आ गया, ये तो ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर है ना, ये दोनों लेंथ तो बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है पक्का, ठीक है। तो जब ये लेंथ और लेंथ बराबर, तो भाई देखो आप इसको केंद्र से मिला रहे हो, केंद्र से मिलाओगे तो ऑब्वियसली बात है पूरा एंगल 60 डिग्री होता है, तो ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप इसको केंद्र से मिलाओगे तो ये 30 और ये 30 होगा, तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, तो ये कितना होगा बेटा, 120 होगा, कितना होगा, 120। समझ में आ गया, मैंने दोबारा बोल देता हूँ, जब आप उसको केंद्र से मिलाओगे तो ये 30 इधर 30 इधर, ठीक है ना, इधर ऐसे ही 30 इधर 30 इधर, तो एंगल 120 हो गया, ठीक है। तो अब मैं रोटेशन लगाता हूँ, कैसे रोटेशन लगाता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने रोटेशन लगा दिया रोटेशन, ठीक है। जब मैं रोटेशन लगाऊंगा तो फाइनल कौन है, फाइनल ये है, इनिशियल कौन है, इनिशियल ये है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो रोटेशन के बाद फाइनल कौन है, फाइनल है Z1 - 0, इनिशियल कौन है, सॉरी फाइनल कौन है, Z2 - 0, इनिशियल कौन है, Z1 - 0, ठीक है। तो रोटेशन लगा रहा हूँ मैं Z2 - 0 अपॉन Z1 - Z0, ठीक है। फाइनल रोटेशन के बाद तो ये आएगा,
इनिशियल कौन है, Z1 माइनस Z0, ठीक है, बराबर में क्या आएगा, मॉड Z2 माइनस Z0, मॉड Z1 माइनस Z0, और कितने एंगल से रोटेट किया आपने रोटेट किया 2π/3 से, समझ में आ गया। और चूंकि वो साफ बोल रहा है कि ये लेंथ और लेंथ तो दिख ही रही है, बराबर है, तो कट जाएगा, समझ में आ गया, ये लेंथ तो बराबर है, तो चूंकि ये लेंथ है बराबर है तो ये कट जाएगा ना, ठीक है, लेंथ और लेंथ बराबर तो कट जाएगा, श्योर है, आगे समझ में, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत है नहीं, ये बराबर हो जाएंगे। अच्छा अब बात करते हैं अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है मेरे पास, है ना, तो देखिए मेरे पास Z1 तो है, Z0 है, तो आ जाएगा Z2, आ गया ना Z2, कैसे आएगा, तो Z2 माइनस Z0 बराबर आएगा Z1 माइनस Z0 e की पावर आएगा 2π/3, ठीक है। तो Z2 बराबर क्या आएगा, Z2 बराबर आएगा Z0 प्लस Z1 माइनस Z0 e की पावर आएगा 2π/3, ठीक है। अगर आपको लगता है कि 30 सर यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं, तो आपको लग रहा है गलत लग रहा है, इसका कैलकुलेट आपको करना है, कैसे करना है, Z2 बराबर Z0 कितना दिया है उस बेचारे ने, 1 माइनस 2 आइटा दे रखा है, ठीक है, ये 1 माइनस 2 आइटा दे रखा है, प्लस Z1 माइनस Z0, Z1 में से Z0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 प्लस 3 आइटा, ठीक है। और e की पावर आइटा 2π/3 में लिख देता हूँ साइड में, e की पावर आइटा 2π/3 लिख देता हूँ, क्या आएगा, cos 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3, ठीक है, cos 2π/3 प्लस आइटा साइन 2π/3, cos 120 कितना होता है, माइनस हाफ प्लस आइटा √3/2, समझ में आ गया। तो कितना बन गया, ये बन गया -1 प्लस √3 आइटा/2, ये Z2 आ गया आपका, ये Z2 आ गया आपका, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप Z2 कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे को लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है। तो सिमिलरली इसी तरीके से बिल्कुल इसी फैशन में अब Z2 आ गया। अच्छा अब चाहिए Z3, क्या चाहिए Z3, तो Z3 तो बहुत आराम से निकल जाएगा, कोई Z2 आपने निकाल लिया, Z1 आपको पता है, Z3 आपको निकालना है, Z0 आपको पता है, तो क्या करेंगे, तो जिस बच्चे ने Z2 यहाँ से कैलकुलेट किया वो क्या करेगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 बराबर Z0 लगा लेना, ठीक है। Z1 पता है, हाँ है, Z2 पता है, हाँ है, Z3 निकालना है, हाँ निकालना है, और 3 Z0, क्या तुम तो हो, क्या तुम भी हो, क्या तुम भी हो, तुम्हें निकालना है, और तुम आ जाओगे, सब आ जाएगा, खत्म, क्लियर। तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जेई में आए हुए क्वेश्चन की। तो हम जेई में आए हुए क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए में आए हुए क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, पहले समझते हैं क्वेश्चन में करना क्या है ना। वो आपसे कहता है कि Z² प्लस PZ प्लस Q बराबर 0, इस इक्वेशन के मूल दे रखे हैं Z1 Z2, ठीक। अब जो बच्चा कैसा भी बच्चा हो, हल्का फुल्का अच्छा सब कैसा भी बच्चा हो, पहली बार में क्या लिखेगा, Z1 प्लस Z2 किसके बराबर लिखेगा, माइनस P के, Z1 Z2 किसके बराबर लिखेगा, Q के, ये लिख लेगा वो, मूलों का योग मूलों गुणन वो सब लिख लेते हैं, तो इसमें तो कोई लफड़ा है ही नहीं, तो यहाँ तो दिमाग वाला काम है ही नहीं। अब आप समझते हैं होगा क्या, करना क्या भाई। वो कहता है कि जो A है ना वो Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझना आप, ठीक है। A Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लेंथ और लेंथ बराबर है। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, अल्फा के, ठीक है। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है भैया, अल्फा के। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, अल्फा के। अरे तो क्या रोटेशन लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। क्या मैं Z2 को Z1 के पदों में निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बताइए रोटेशन के बाद फाइनल कौन है, तुम, इनिशियल कौन है, तुम। फाइनल को कैसे लिखेंगे, Z2 माइनस 0 अपन इनिशियल क्या लिखेंगे, Z1 माइनस 0 बराबर मॉड Z2 मॉड Z1, और कितने से रोटेट किया, अल्फा से। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ, ठीक है। ये तुम कौन, फाइनल, तुम कौन, इनिशियल, ठीक है। ये आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आ गए तो Z2 ये तो बराबर है, दे रखा है भाई, दे रखा है, ओ ए बराबर ओ भी दे रखा है, ओ ए बराबर ओ भी दे रखा है, ध्यान रखना। मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 उसने दे रखा था, मॉड Z1 बराबर मॉड Z2 उसने दे रखा था, समझ आ गया। तो कट गया, तो Z2 बराबर आ गया Z1 e की पावर आइटा अल्फा। खेल अब यहाँ से चालू होगा, क्लियर है, खेल कैसे चालू होगा, ओके। अब यहाँ पर एक बच्चा दिमाग लगा सकता है, उसको लग रहा है कि सर एक बात बताओ, Z1 पर Z2 दे रखा है ना आपको, जब Z1 पर Z2 दे रखा है तो काम करो ना सर, Z2 अपॉन Z1 जो है वो e की पावर आइटा अल्फा के बराबर है, तो 1 यहाँ ऐड कर दो सर, 1 यहाँ ऐड कर दो। क्यों, अरे सर आपको Z1 पर Z2 चाहिए ना सर, Z1 पर Z2 चाहिए तो ऐड कर दो ना सर। तो यहाँ से आ गया, तो Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 बराबर, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आइटा
साइन अल्फा। पक्का? 100% सर, 100% सर, बिल्कुल ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, आगे देखता जा, खेल देखता जा तू। अब यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, देख बेटा, Z1 प्लस Z2, Z1 उधर चला गया, ठीक। 1 प्लस कॉस अल्फा क्या होता है, 1 प्लस कॉस अल्फा होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस आइटा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। तो ये आ गया Z1 और ये आ गया 2 कॉस अल्फा बाई 2, क्या बचेगा, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस आइटा साइन अल्फा बाय 2। क्लियर? क्या बचेगा, Z1 2 कॉस अल्फा बाई 2 और ये टर्म चिल्ला चिल्ला के कह रही है ई की पावर आइटा अल्फा बाई 2। कुछ नहीं किया, रोटेशन की तो एक स्टेप थी आईटी में, रोटेशन में तो एक ही स्टेप लगाई आपने, और कौन सी चाबत कोड स्टॉप लगाई भाई, एक ही स्टेप लगाई, इसमें 1 ऐड कर दिए दोनों तरफ, 1 ऐड करके आप यहाँ पहुँच गए। क्लियर? अब क्या करेंगे, तुमको देखा तो क्या ख्याल आया, तुम तो -p हो। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। ठीक है, अच्छी बात है, तो -p हो। हमने दोनों जगह वर्क कर दिया भैया, वर्क कर दिया, ठीक है। वर्क करेंगे तो यहाँ p² आएगा, आ गया। इधर कितना आएगा, 4 आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा, Z1 का स्क्वायर आएगा और साथ में ई की पावर आइटा अल्फा आएगा। वर्क करना हमें आना चाहिए, p² हमें चाहिए था, ऑब्वियस ही बात है। ये टर्म हमें चाहिए थी, वो भी दिख गई है। तो तुम दिख गए, बाकी क्यों बाकी रह गया। अब आप सोचना अच्छे से सोचना भैया, सुनना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपने शुरू में जब लिखा था तो आपने ध्यान दिया, आपने शुरू में क्या लिखा था, Z2/Z1 बराबर ई की पावर आइटा अल्फा। लिखा था कि नहीं लिखा था, बिल्कुल लिखा था। आपने Z2/Z1 बराबर लिखा था ई की पावर आइटा अल्फा। तो क्या तुम्हें हटाकर क्या लिख दें, Z2/Z1 लिख दें, हाँ, उड़ गया। तो कितना आएगा, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा। साथ में क्या आएगा, Z1 Z2 बचा, क्या बचा, Z1 Z2 बचा। गौर से देखो से ये है कौन, Z1 Z2 क्या था, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल किसके बराबर था, Q के। किसके बराबर था, Q के। हेंस प्रूव। लो सर, समझ में आ गया, ये आपका प्रूव हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, ठीक। ये क्वेश्चन था जो जेई में आया हुआ था। एक और क्वेश्चन देखते हैं जेई में आया हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, पहला वाला। देखिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन ये कहता है कि ओपी जो है व्यास है, सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, ठीक है। ओपी एक व्यास है, आपको बोल रहा है एंगल POQ थीटा है, एंगल QOR 2 थीटा है, ठीक है। Z1 Z2 Z3 उसे मेंशन किए हैं। आपको प्रूव करना है Z2²/Z1² Z3 इक्वल टू cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा, ये आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात आप सोचोगे कैसे भाई, ठीक है। अब रोटेशन लगाते हैं। अगर मैं रोटेशन लगाऊं तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल रोटेट करना था, थीटा। यहाँ से यहाँ तक कितना रोटेट करना है, 2 थीटा। समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपको करना क्या है भाई, रोटेशन लगाना है, ठीक। तो आपने रोटेशन लगाया, सपोज जैसे मुझे Z2 पर जाना है, तो Z2 ये है और Z1 ये है, ठीक है। आप कितना एंगल रोटेट करना है, आपको थीटा एंगल रोटेट करना है। तो कैसे लिखोगे आप, तो Z2 - 0 अपॉन Z1 - 0 इक्वल्स टू, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, मॉड Z2, लेंथ तो बराबर है ही नहीं, अपॉन मॉड Z1, और कितने एंगल से रोटेट कर दिया आपने, थीटा से, ठीक है। समझ में आ गया, कितने एंगल से रोटेट कर दिया आपने, थीटा से रोटेट कर दिया। अब थीटा से रोटेट करने के बाद अब आप आगे जा रहे हो, ठीक है ना। जब आप इसकी तरफ आगे जाओगे, ठीक है, जब आप इसकी तरफ आगे जाओगे तो आप सोचना चालू करो कि क्या करना चाहिए। अब आपको रोटेशन लगाना है, ठीक है। सुनो, अब आपने क्या कहा, रोटेशन लगाया। पहला रोटेशन तो आपने यहाँ लगा लिया, दूसरा रोटेशन किस पे लगाओगे, इसी तरह से दूसरा रोटेशन आप यहाँ लगा लो। दूसरा रोटेशन आप यहाँ लगा लो, तो यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेंगे, कितने एंगल से रोटेट होगा, 2 थीटा से। तो यहाँ से यहाँ पर जब मैं रोटेशन लगाऊंगा तो ये फाइनल होगा बेटा, ये इनिशियल होगा। तो फाइनल अपॉन इनिशियल की तरह लगा लेते हैं। क्या लिखेंगे, तो Z3 - 0 अपॉन Z2 - 0 बराबर में लिखेंगे मॉड Z3 अपॉन मॉड Z2 और ई की पावर आइटा 2 थीटा, ठीक है। ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। आगे यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद अब आप सोचना चालू करो, करना क्या है।
भाई हमें एंगल वेंगल तो गायब करनी ही है, क्योंकि पहले एक बार तो एक काम तो कर रहे हैं, गायब तो करें, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो पहले वाले का वर्क करो, आपको Z2 स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, तो आपने पहले वाले का वर्क कर दिया। पहले वाले का वर्क करेंगे तो क्या चलेगा, Z2 स्क्वायर आएगा और Z1 का स्क्वायर आएगा। अच्छा बराबर में क्या आएगा, मॉड Z2 का स्क्वायर आएगा, मॉड Z1 का स्क्वायर आएगा, और ई की पावर आया 2 थीटा आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बोल देना कि सर यहाँ दिक्कत है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, करेक्शन कर लेना, ये Z2 क्यूब है, ये करेक्शन कर लीजिएगा भाई, Z2 क्यूब है ना, ये Z2 क्यूब है, ध्यान रखना, एक छोटा सा करेक्शन आप कर लें। तो आपने वर्क कर दिया वर्क। ठीक है, अच्छा वर्क करने के बाद क्या करेंगे, वर्क करने के बाद ये चीज़ हम गायब कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे गायब करेंगे, यहाँ से गायब कर लो आप, कोई दिक्कत थोड़ी ना, यहाँ से गायब कर लेते हैं। तो ई की पावर आयटा 2 थीटा अपन गायब कर देते हैं, तो ई की पावर आयटा 2 थीटा की जगह यहाँ से हम निकाल के रख देंगे। क्या रखेंगे बताइए? तो यहाँ से मैं हटा रहा हूँ उसको, थोड़ा सा जगह का अभाव है हमारे पास, राइट। अरे यार ओहो, ठीक है, काम करते दोबारा लिखता हूँ, Z3 अपॉन Z2 बराबर मॉड Z3 अपॉन मॉड Z2 ई की पावर आयटा 2 थीटा। कोई बात नहीं, ठीक है, लिख दिया दोबारा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, Z2 स्क्वायर आएगा और Z1 स्क्वायर आएगा। अच्छा बराबर में मॉड Z2 का स्क्वायर आएगा, ये मॉड Z1 का स्क्वायर आएगा, और इस भाई साहब की जगह ना, इस भाई साहब की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे, इस भाई साहब की जगह लिखेंगे Z3 अपॉन Z2, और क्या लिखा जाएगा, मॉड Z3 अपॉन मॉड Z2 अपॉन मॉड Z3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको Z2 का क्यूब तो मिल ही गया, Z2 भाई साहब उधर चले गए, तो Z2 का क्यूब आ गया, नीचे Z1 स्क्वायर Z3 आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। अब बचा क्या, ऊपर बचेगा मॉड Z2 का क्यूब बचा, और नीचे आपके पास मॉड Z1 का स्क्वायर इंटू मॉड Z3 बचा। ये क्वेश्चन यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ तक एक बात तो दिख रही है मुझे, क्या दिख गई, एक बात तो मुझे दिख गई है कि लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई बेटा मेरी। अब राइट हैंड साइड की लड़ाई है, लड़ाई किसकी है, राइट हैंड साइड की लड़ाई है। लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने निकाल ली, ठीक, तो अब राइट हैंड साइड पर फोकस करते हैं। देखिए अच्छे से देखना भाई, है ना, आपको पता है कि भाई ये एंगल 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल है। ठीक है, समझ में आ गया, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, पता ही होगा आपको क्यों। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, श्योर, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इस वाले इसकी बात करूँ, है ना, इसकी बात करूँ यहाँ से, ठीक, तो कॉस थीटा कितना होगा, है ना, इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल से कॉस थीटा कितना होगा, एंगल 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल से कॉस थीटा बताइए कितना होगा, कॉस थीटा, भाई कॉस थीटा बताइए। ठीक है, तो थीटा ये रहा, थीटा के सामने वाला तो आपको होता है लंब होता है, तो ये आधार हो गया, आधार कितना हो गया, मॉड Z2, है ना, अपॉन कर्ण, कर्ण कितना हो गया बेटा, मॉड Z1। ठीक है, तो ये तो कॉस थीटा आ गया। क्लियर, कौन से ट्राइंगल से, है ना, ऊपर वाले से, ठीक है, मतलब नीचे वाले से। अच्छा अब दूसरी बात देखिए, आपको कॉस 3 थीटा लाना है। ठीक है, तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला है ना, पूरा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, बड़ा वाला, ठीक है, दिख रहा है, बड़े वाले में ये पूरा एंगल कितना है, 3 थीटा। अरे भैया तुम ये वाला ट्राइंगल लोगे तो बड़े वाले में ये एंगल कितना है, 3 थीटा, कितना है, 3 थीटा। ठीक है, कितना है, 3 थीटा, पक्का। तो कॉस 3 थीटा कितना होगा, कॉस 3 थीटा कितना होगा, भाई ये थीटा, ये 2 थीटा है, तो कितना होगा, 3 थीटा होगा। तो कॉस 3 थीटा कितना लिखेंगे, कॉस थीटा होगा मॉड Z3 अपॉन मॉड Z1। बस आप समझ लेना क्या करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है, मेरे को सपने थोड़ी ना आएंगे, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, उसके सपने थोड़ी ना आएंगे। जो आपसे प्रूव करवा रहा है उसको देख के मुझे फील आएगा, जो मुझे प्रूव करवा रहा है वही तो मुझे देख कर फील आ रहा है। तो अब मेरे को समझ में आ गया कि मुझे ये चीज़ें लानी थी। तो कॉस थीटा मैंने निकाला, ये आपके सामने है, कॉस थीटा मैंने निकाला, ये आपके सामने है, श्योर। तो अब क्या करेंगे, देखते जाइए आगे यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छे से देखना भी क्या कर रहा हूँ, मॉड Z2 अपॉन मॉड Z1 का होल क्यूब। क्या करा मैंने, समझ में आया, नहीं आया तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया, पक्का। और यहाँ लिखा है मैंने मॉड Z3 अपॉन मॉड Z1। अरे कुल मिलाकर मॉड Z1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मॉड Z1 से मल्टीप्लाई करा, मॉड Z1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और गौर से देखो इसे, ये कौन, ये है कॉस थीटा यानी कॉस क्यूब थीटा, ये है कौन, मॉड Z3 अपॉन मॉड Z1, कहाँ गया, वो है कॉस 3 थीटा। ठीक है, हेंस प्रूव, हेंस प्रूव, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव हो गया, दैट्स ऑल। अच्छा अब बाकी जो बच्चों के क्वेश्चन हैं उनको भी ट्राई करते हैं। अगर हम ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए इससे आसान नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपको बताइए कि समानता चतुर्भुज में विकर्ण क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं। हम सब जानते हैं कि समानता चतुर्भुज में क्या होता है,
जो विकर्ण होता है ना, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब है इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु बराबर होगा। तो इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु बराबर होने का मतलब क्या है कि Z2 प्लस Z4/2 बराबर होगा Z1 प्लस Z3/2 के। क्लियर? तो यहाँ से Z2 प्लस Z4 बराबर होगा Z1 प्लस Z3 के। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु बराबर है। तो Z2 प्लस Z4/2 बराबर होगा Z1 प्लस Z3/2 के, यानी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब आता है ये वाला क्वेश्चन। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। वो कहता है Z, आयटा Z और Z प्लस आयटा Z से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 है। पहले ही बात समझ लो, मैंने शायद पिछले लेक्चर में समझाया था, मुझे याद नहीं रहता मैंने कब समझाया, लेकिन मैंने समझाया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 90 डिग्री घूम जाता है। जैसे मान लो ये Z है, ठीक है, तो अगर इसको मैं आयटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने डिग्री घूम जाएगा? ये 90 डिग्री घूम जाएगा, आयटा Z हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? बस यहाँ से पैरेललोग्राम बना लो आप। ये Z है, ये आयटा Z है, तो ये कौन सा हुआ भैया? पैरेललोग्राम से। ठीक है, इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, Z, ये आयटा Z, तो ये क्या बन जाएगा? Z प्लस आयटा Z। ठीक है, समझ में आ गया? ट्राइंगल लो, सिंपल सी बात है। ये Z है, ये आयटा Z है, तो ये बन जाएगा Z प्लस आयटा Z। क्लियर? तो आपको उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था जिसके शीर्ष Z, आयटा Z और Z प्लस आयटा Z है। तो कौन सा है वो त्रिभुज, है ना? कौन सा है वो त्रिभुज? तो भैया मेरा जो त्रिभुज है वो ये वाला है, मेरा त्रिभुज ये वाला है। समझ में आ गया? मेरा त्रिभुज ये वाला है। कौन सा वाला? Z, आयटा Z और Z प्लस आयटा Z, ये वाला त्रिभुज है मेरा, ये वाला। समझ में आ गया? तो मेरा त्रिभुज भैया ये वाला है, Z, आयटा Z और Z प्लस आयटा Z। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि पैरेललोग्राम है तो आप देखो, सीधी सी बात ही समझ लीजिए कि जो क्षेत्रफल ऊपर वाले का है वही क्षेत्रफल नीचे वाले का है। बात तो बराबर है भैया। आपने बोला कि मुझे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष Z, आयटा Z और Z प्लस आयटा Z है, तो आपको वो ऊपर वाला मिल गया। इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल 8 है। अरे तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल और नीचे वाले का क्षेत्रफल तो सेम ही है। जब नीचे वाले ऊपर वाले का क्षेत्रफल सेम है तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाले की जगह नीचे वाले के साथ खेलेंगे। तो हम यहाँ पर खेलेंगे किसके साथ? हम इस वाले पोर्शन के साथ खेलेंगे। कौन से वाले पोर्शन के साथ? हम इस वाले पोर्शन के साथ खेलने वाले हैं। ये एंगल 90 डिग्री है बेटा। ठीक है, ये Z है और ये आयटा Z है। ठीक है, और एंगल, ये पॉइंट कितना है बेटा? 0 0। बात बराबर है यार। ऊपर वाले का क्षेत्रफल 8 है तो नीचे वाले का भी तो 8 है पक्का। तो नीचे वाले क्षेत्रफल लिखना आसान है। कैसे लिखेंगे? अरे भैया एंगल 90 डिग्री है, यानी समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। तो ये दूरी कितनी है? मॉड Z। ये दूरी कितनी है? मॉड आयटा Z। ठीक है, तो हाफ मॉड Z और मॉड आयटा Z, ये किसके बराबर है? 8 के। बस ये लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मॉड Z। अच्छा, मॉड आयटा Z क्या होता है? मॉड आयटा Z होता है मॉड आयटा मॉड Z। मॉड आयटा Z क्या होता है? मॉड आयटा मॉड Z। मॉड आयटा 1 होता है। ठीक है ना? मॉड आयटा Z क्या होता है? मॉड आयटा और मॉड Z, ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड Z का स्क्वायर बराबर 16। तो मॉड Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। प्लस माइनस लगाना नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि मॉड Z कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आंसर कितना होगा? +4। आंसर इज +4। आगे बढ़ते हैं। आइए हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना? पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। Z1, Z2, Z3 ट्राइंगल के शीर्ष हैं जिसका परिकेंद्र 0,0 है और Z लंबे केंद्र, तो आपको सिद्ध करना है कि लंबे केंद्र इसके बराबर होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? HGO। HGO, H क्या होता है? लंब केंद्र, G होता है केंद्रक और O होता है परिकेंद्र। ठीक है, तो HGO हम ये जानते हैं कि केंद्रक जो होता है इन दोनों को 2:1 में डिवाइड करता है। ये हमेशा याद रखते हैं। HGO क्या होता है? 2:1 होता है। H क्या होता है? लंब केंद्र होता है, वो परिकेंद्र होता है। ठीक है, तो अब आपने मुझे परिकेंद्र दे रखा है। कितना दे रखा है? 0,0। ठीक है, G यानी सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। केंद्रक आप किसी, भैया आपको ट्राइंगल के तीनों शेष पता हैं तो केंद्रक आप लिख ही सकते हो। तो केंद्रक क्या लिखोगे भाई? केंद्रक लिखोगे आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3। क्लियर? H आपको निकालना है। तो H को क्या बोला आपने? Z। क्या बोला है? Z। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे? 2 × 0 प्लस 1 × Z, 1 × Z डिवाइड बाय 3। बताइए किसके बराबर होगा? बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3/3 के। ये कट गया। क्लियर है? तो बताइए Z किसके बराबर आ गया? तो Z बराबर आ गया Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के।
सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान सवाल, इसमें कुछ था नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं दिया। ठीक, इस क्वेश्चन में आइए, देखिए इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो कह रहा है कि जैसे ये सिचुएशन है, एक ट्राइंगल के शीर्ष Z1 Z2 Z3 हैं, एक ट्राइंगल के शीर्ष Z1 Z2 और Z3 हैं, पक्का, ठीक है। उसने साफ बोला है कि इसकी 1 से दूरी, इसकी 1 से दूरी, इसकी 1 से दूरी बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इसकी 1 से डिस्टेंस, इसकी 1 से डिस्टेंस और इसकी 1 से डिस्टेंस बराबर है, तीनों की 1 से डिस्टेंस बराबर है। अगर तीनों की 1 से डिस्टेंस बराबर है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये 1,0 किसका काम कर रहा है, परिकेंद्र का। किसका काम कर रहा है, परिकेंद्र का काम कर रहा है। और किसका काम कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, समझ में आ गया। तो किसका काम कर रहा है, परिकेंद्र का काम कर रहा है, परिकेंद्र का। क्या कि भैया उसने साफ बोला है कि उसकी इससे डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब डेफिनेटली पॉइंट परिकेंद्र है, क्योंकि परिकेंद्र वह बिंदु है जिसकी इससे दूरी और इससे दूरी बराबर होती है, राइट। एक चीज़ और उसने दे रखी है, क्या दे रखी है, Z1 + Z2 + Z3 बराबर 3 है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, Z1 + Z2 + Z3 / 3 बराबर 1 है। ठीक है, Z1 + Z2 + Z3 / 3 बराबर 1 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं उसका केंद्रक निकालो, क्या निकालो, केंद्रक निकालो, तो आप बताओ केंद्रक क्या आता है, Z1 + Z2 + Z3 / 3, वही तो होता बराबर Z, कह रहे वही तो केंद्रक आता। तो Z1 + Z2 + Z3 / 3 किसके बराबर आ रहा है, 1 के। यानी बताइए केंद्रक के निर्देशांक क्या है, केंद्रक आ गया 1,0। केंद्रक कितना है, 1,0। परिकेंद्र कितना है, 1,0। समझ में आ गया। तो केंद्र कितना है, 1,0 है, 1, और परिकेंद्र कितना है, 1,0 है। समझ में आ गया, श्योर, मेरी बात समझ में आ गई है। ये 1,0 ही परिकेंद्र है और 1,0 ही केंद्रक है। क्लियर, 1,0 परिकेंद्र कैसा है, क्योंकि इसकी तीनों से डिस्टेंस बराबर है। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या बोला, केंद्रक 1,0 कैसे है, क्योंकि इसकी डिस्टेंस बराबर है। क्लियर, तो चूंकि डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब आप सोचो कि एक ही ट्राइंगल में परिकेंद्र भी यही और केंद्रक भी यही, तो कब संभव है, परिकेंद्र और केंद्रक अगर बराबर है, इसका मतलब चारों बराबर हैं। क्योंकि ट्राइंगल में अगर कोई भी दो चीज़ें बराबर हो जाएं, चाहे परिकेंद्र और लंबकेंद्र बराबर हो जाए या परिकेंद्र और केंद्रक बराबर हो जाए, कोई भी दो बराबर हो जाए, इसका मतलब सब कोइंसाइड करते हैं। और जब सारे कोइंसाइड करेंगे, इसका मतलब त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। क्लियर, तो आंसर होगा इसका समबाहु त्रिभुज। देखिए इसको देख लेते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन क्या है, वर्ग बनाते हैं, ऑर्डर में बना लेते हैं। ठीक है, Z1 Z2 Z3 और Z4 है ना, ठीक है ना, ये बना लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, है ना, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए और है भी नहीं, राइट। Z1 - Z3 चाहिए आपको और Z2 - Z4 चाहिए। Z1 - Z3, ये आ गया Z1 - Z3, आ गया Z2 - Z4, ठीक है, आ गया। भाई आप देख लो ना क्या चाहिए, पहला ऑप्शन देखो, Z1 - Z3 चाहिए अपॉन Z2 - Z4 चाहिए। ठीक है, तो Z1 - Z3 तो दर की तरफ आ जाएगा, है ना, और Z2 - Z4 दर की तरफ आ जाएगा। ठीक, और आपको ये तो पता ही है कि वर्ग के अंदर जो विकर्ण होते हैं वो लंबवत होते हैं, एक दूसरे को मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, पक्का कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से यहाँ जाना है, मुझे जाना क्या है, Z1 - Z3 पर जाना है। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज कैसे रोटेट कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। तो फाइनल कौन है, Z1 - Z3, ठीक है, इनिशियल कौन है, Z2 - Z4, कितने एंगल से है ना, बराबर, लेंथ तो बराबर होंगी है ना, डायगोनल की लेंथ बराबर होती हैं, तो लिखने की ज़रूरत तो नहीं थी, फिर भी मैं लिख देता हूँ e⁻∗ कट जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। तो e⁻∗π/2, e⁻∗π/2 मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि e⁻∗π/2 आयटा होता है, समझ में आ गया। e⁻∗π/2 क्या होता है, आयटा होता है। तो यहाँ से Z1 - Z3 अपॉन Z2 - Z4 बराबर आयटा आ गया। आया, कैसा आया, प्योर काल्पनिक, कैसा आया, प्योर काल्पनिक। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है, ट्रू है। Z1 - Z3 अपॉन Z2 - Z4 प्योर इमेजनरी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अब दूसरे स्टेटमेंट पे चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि Z1 - Z2 अपॉन Z3 - Z4 शुद्ध वास्तविक है। Z1 - Z2, देखते हैं ना भैया मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट पकड़ लो भाई, दूसरा स्टेटमेंट कहता है Z1 - Z2 और Z3 - Z4। आ जाइए, बिल्कुल ठीक है, सिंपल सा है। तो Z1 - Z2 और Z3 - Z4 तो डायरेक्ट ही दिख रहा है भाई, Z1 - Z2 और Z3 - Z4 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो लाइंस पैरेलल होने की शर्त लगा लो, तो दो लाइंस के पैरेलल होने की शर्त लगा लो भाई। Z1 - Z2 ये रहा और Z3 - Z4 ये रहा, तो दोनों एंटी पैरेलल हैं। तो मैं पहले बोल चुका हूँ, क्या चाहिए आपको, Z1 - Z2 अपॉन Z3
माइनस Z4 और ई की पावर आयटा पाई अपोजिट डायरेक्शन में, Z1 माइनस Z2 इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, ई की पावर आयटा पाई तो है तो वास्तविक राशि, है तो वास्तविक राशि, ठीक है तो वास्तविक राशि, उससे क्या मतलब है तो वास्तविक राशि, तो ये ट्रू है, शुद्ध वास्तविक है, करेक्ट। थर्ड पॉइंट पर आइए, Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3, Z2 माइनस Z3, चलिए आगे चलते हैं भैया। Z4 माइनस Z3 ऊपर चाहिए, Z4 माइनस Z3 ये लीजिए, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, Z2 माइनस Z3 इधर चाहिए, ये लीजिए सर, ठीक है। समझ में आ गया, बना लिया मैंने, Z4 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z3 है ना, Z4 माइनस Z3 तो ये बन गया और Z2 माइनस Z3 बन गया, और कितना एंगल है भैया 90 डिग्री, कितना एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा आपको Z4 माइनस Z3 ऊपर चाहिए तो रोटेशन कैसा लेना पड़ेगा, आपको Z4 माइनस Z3 रोटेशन ऐसा लेना पड़ेगा, 90 डिग्री का रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 90 डिग्री रोटेट करना है, कैसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, तो फाइनल ये होगा, इनिशियल ये होगा। तो फाइनल कौन है बताइए, फाइनल है Z4 माइनस Z3, ठीक है। इनिशियल कौन है Z2 माइनस Z3, ठीक है ना। तो फाइनल कौन है, फाइनल वेक्टर हो गया Z4 माइनस Z3, इनिशियल वेक्टर कौन सा हो गया Z2 माइनस Z3, दोनों की लंबाइयाँ बराबर है क्योंकि वर्ग है, तो कितने एंगल से रोटेट किया, π/2 से, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो माइनस, ये संख्या आएगी माइनस आयोटा, क्या आएगी माइनस आयोटा। बताओ विशुद्ध काल्पनिक है कि नहीं है, बिल्कुल है, सही है, ये भी सही है। चौथा तो आसान है, चौथा क्या लिखा हुआ है, चौथा लिखा हुआ है Z2 प्लस Z4 बराबर Z1 प्लस Z3। तो विकर्ण बाइसेक्ट करते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं, विकर्ण क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी इनका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु बराबर होगा, तो Z1 प्लस Z4/2 बराबर होगा Z2 प्लस Z4/2 और Z1 प्लस Z3/2, क्लियर। तो यहाँ से Z1 प्लस Z3 बराबर आएगा Z2 प्लस Z4 के, क्लियर है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, Z2 यस करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट सही हैं इसके, सिंपल सा क्वेश्चन था, रोटेशन लगाते जाओ सब चीज़ें दिख रही हैं दुनिया में, हर चीज़ दिख रही है आपको, राइट। 1821 21 799, या आप बोल सकते हैं 18002121 799, इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।